हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए, उन सबको बता दिया जाए, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। क्लास का समय देखते हैं, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे 6 बजे देखने को मिलती है। ठीक है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन में आपसे इसका लिंक मिल जाएगा था। तो ठीक है। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे आपको जो पीडीएफ और नोट्स इसका मिल जाएगा। तो आप जाके हमें क्या करेंगे, वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे डेली बेसिस से क्लासेस का जो पीडीएफ आपको वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है। जिससे और यहाँ पे जो क्लास का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है। और आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिए। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपकी जो होली है कल की, बहुत बढ़िया से आप सबने मनाई होगी। तो जिसको भी अच्छे से सबने होली खेला, कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। मैंने उस दिन जो है आपको देखिए, इस प्रैक्टिस सेट का जो है मैंने 25-25 क्वेश्चन करवाया था। अभी उसके आगे के जो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ तक मैंने 25 तक करवाया था। अभी आज का जो क्वेश्चन आपको आगे करवाया जाएगा। ठीक है। इसका चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन अभी क्या देगा, 26 नंबर। 25 तक तो आपको करवा देते हैं। 26 नंबर क्या देगा, एक आगत का रिक्त स्थान प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन आता है होता है, जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हों, क्या कहा जाता है बताइए। एक आगत का अधिक दशा प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है, जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हों, कहा जाता है क्या। तो वो जो आपका कहा जाता है साथी यहाँ पे, सीमांत उत्पाद जो आपका दिया गया, ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। एक आगत का सीमांत उत्पाद प्रति इकाई। ठीक है। सीमांत उत्पाद प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है, जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हों, कहा जाता है आपका सीमांत उत्पाद। ठीक है। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 27 नंबर क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर होगा। व्यापार संघ भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध, बताइए। केंद्रीय में है, राज्य में है, विश्व में है या समवर्ती में है, किस में बताइए। व्यापार संघ जो है भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई कौन सी सूची में सूचीबद्ध है। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा साथियों, समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। ठीक है। जो आपका दिया गया डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर है। शिक्षा, वन तथा मजदूर संघ भी आपके जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ये बात भी याद रखेंगे आपसे लोग। संघ क्या देगा, व्यापार संघ है, शिक्षा हो गया, वन हो गया तथा मजदूर संघ जो आते हैं सभी के सभी आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही जो है कानून बना सकते हैं, इतना याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है केंद्र का जो है ज्यादा वो होता है, मतलब सपोज कि राज्य और केंद्र दोनों ने कानून बनाए, तो किसका कानून सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, तो केंद्र का जो कानून होगा सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। वर्ष 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए, तो बताइए। 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण जो है पेशावर की सड़कों पर जो है उग्र प्रदर्शन हुए थे। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा साथियों, अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी पर। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी पर जो है पेशावर की सड़कों पर जो है उग्र प्रदर्शन हुआ था। ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। वर्ष 1930 के दौरान भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और अब्दुल गफ्फार खान पेशावर में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन का निर्माण किया था। ठीक। क्लियर से को। अगला क्वेश्चन देखें आपका 29 बताएंगे राइट आंसर का। रिक्त स्थान ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे कौन, बताइए। राजपूत के, खिलजी के, मुगल के या तुगलक के। देखिए
आपका यहाँ पर राइट आंसर साथियों मुगल के, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। मुगल ईरान, इराक तथा वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे। मुगल बादशाह तैमूर और चंगेज खां के वंशज थे। भारत में मुगलों ने 1526 ईस्वी में से लेकर 1858 ईस्वी तक जो है शासन किया था। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसके बाद हिमालय जो है दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, बताइए। अरे किसके साथ जो है किसके बाद, ठीक है, किसके बाद हिमालय जो है दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दिहांग महाखड्ड के साथ, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बाद। दिहांग महाखड्ड के बाद हिमालय जो है दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। यह पूर्व की ओर भारत एवं म्यांमार की सीमा जो है निर्धारित कराता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग A1 लेह को किस दर्रे से होते हुए कश्मीर की एक घाटी से जोड़ता है, बताइए। राष्ट्रीय राजमार्ग A1 जो है आपका किस दर्रे से जो है होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जो जिला दर्रे से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। क्या देगा, राष्ट्रीय राजमार्ग A1 जो है लेह को जो जिला दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या A1 जो आपका है जालंधर से जम्मू कश्मीर व श्रीनगर होते हुए उरी तक जो है जाता है। ठीक है, जवाहर सुरंग जो है आपका जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, उत्तर देंगे, कोशिश करेंगे 32 नंबर 32 बताएंगे राइट आंसर का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिक्त स्थान फलन तर्क के रूप में परिवर्तित मानों में से सबसे बड़ा मान को लौटाती है, बताइए किसको, बताइए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिक्त स्थान फलन तर्क जो है तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाती है, कौन। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों जो दिया है कौन सा वाला ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन मैक्स। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्स फलन तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को जो है लौटाती है। मैक्स मतलब बड़ा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ क्या बनता है, बताइए। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ क्या बनता है। हाइड्रोजन गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, पानी बनता है, क्या बनता है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ आपका पानी बनता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 34 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, गलने की प्रक्रिया रिक्त स्थान को भी कहा जाता है, बताइए किसको। गलने की प्रक्रिया को और क्या भी कहा जाता है, तो देखिए गलने की प्रक्रिया की बात की जाएगी तो गलने की प्रक्रिया को और कहा जाता है साथियों आपका संगलन, यानी कि फ्यूजन, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, गलने की प्रक्रिया को संगलन या तो फ्यूजन भी कहा जाता है। ठीक है, निश्चित ताप पर ठोस का द्रव्य में बदलना गलन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को जो है ठोस का गलनांक कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आप बताएंगे 35 नंबर 35 नंबर बताएंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अजैव कारक नहीं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रमुख अजैव कारक नहीं है। तापमान, जल, प्रकाश, वायु। तो देखिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों वायु। ठीक है, जो डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, वायु आपका एक प्रमुख अजैव कारक नहीं है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 36 नंबर 36 बताएगा राइट आंसर। पोटेशियम की खोज किसने की, बताइए पोटेशियम की खोज किसने की थी। तो पोटेशियम की खोज की अगर बात की जाएगी तो हम्फ्री डेवी ने की थी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, पोटेशियम की खोज आपकी हम्फ्री डेवी ने की थी। क्लियर। अगले क्वेश्चन में 37 नंबर बताइए की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। भारत के किस राज्य में गोवर्धन योजना प्रारंभ की गई है, बताइए भारत के किस राज्य में आपकी गोवर्धन योजना जो है प्रारंभ की गई है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जा सकती है हरियाणा राज्य में, जो आपका दिया गया सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। भारत के हरियाणा राज्य में आपका गोवर्धन योजना जो है प्रारंभ की गई है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। हुमायूं का जो मकबरा है कहाँ पर स्थित है। हैदराबाद में है, नई दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में। तो देखिए हुमायूं का जो मकबरा है नई दिल्ली में स्थित
तो आपका बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। ठीक है, यह 4 बाग पद्धति पर बना है। इसका वास्तुकार आपका मिर्जा ग्यास बेग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर, 39 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस राज्य ने हाल ही में, ठीक है, किस राज्य ने हाल ही में विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए रूपश्री योजना प्रारंभ की? बताइए, किस राज्य ने हाल ही में विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए रूपश्री योजना जो है प्रारंभ की है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल राज्य ने, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही तो हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य ने हाल ही में विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए रूपश्री योजना जो है प्रारंभ की है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ठीक है, बताइएगा। पूछा क्या गया, श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की है? बताइए, श्री रामायण एक्सप्रेस के लिए भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की है? तो देखिए, श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि आपकी जो दी गई है साथियों कितनी, तो 16 दिनों की है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यह एक पर्यटक ट्रेन है जो 14 नवंबर 2018 से चलाई गई है। ठीक है, यह ट्रेन आपकी दिल्ली से सफदरगंज रेलवे स्टेशन से तमिलनाडु के रामेश्वर तक जाएगी। यह ट्रेन हिंदू महाकाव्य आधारित रामायण सर्किट के प्रमुख स्थलों तक जाएगी। ठीक है, क्लियर होगी इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर, 43 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या देगा। आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित था? बेंगलुरु में, पुणे में, कोलकाता में या मुंबई में? बताइए, आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तब इसका केंद्रीय कार्यालय जो है कहाँ पर स्थित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोलकाता में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। आरबीआई की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है। इसका राष्ट्रीयकरण आपका वर्ष 1949 में किया गया था। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 42 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। मूल्य लेखांकन समीकरण क्या है? बताइए, मूल लेखांकन समीकरण क्या होता है? देखिए, मूल लेखांकन समीकरण की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर संपत्ति इक्वल टू देयता प्लस इक्विटी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल्य लेखांकन समीकरण क्या होता है? तो संपत्ति इक्वल टू देयता प्लस इक्विटी। ठीक है, क्लियर हो गया इसके में। वास्तविक रूप से लेखांकन का अर्थ किसी घटनाक्रम को अंकों में लिखना होता है। ठीक है, जो किसी उद्देश्य से किया जाता है। यहाँ संपत्ति का लेखांकन किया गया है जो देयता एवं इक्विटी के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें उन 43 नंबर, बताइएगा अटेंशन कर जाओ वर्ष 1951 में। ठीक है, वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या क्या थी? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 946, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात 946 यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या थी 946 थी। ठीक है, क्लियर सही को। वर्ष 1961 में यह जो आपका 941 हुआ था। ठीक है, 1971 में 930 हुआ था, 2000 में आपका हुआ था 933 और 2011 में जो आपका हुआ था 943 हुआ था। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए चौथा नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया? बताइए, श्री सैलम बांध जो है किस नदी पर बनाया गया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर, पेन्नार पर? कहाँ पर बताइए। तो देखिए, श्री सैलम बांध आपका जो बनाया गया है कृष्णा नदी पर बनाया गया, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ने की कोशिश करेंगे। और देखिए, श्री सैलम बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया तो है, यह जो है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो आपकी देखिए 145.10 मीटर तथा लंबाई जो आपकी 512 मीटर है। ठीक है, यह सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से जो है महत्वपूर्ण बांध है। ठीक, अगला क्वेश्चन 45 नंबर, 1 गीगाबाइट रिक्त स्थान में मेगाबाइट होता है? बताइए, 1 गीगाबाइट में कितना मेगाबाइट होता है? तो देखिए, 1 गीगाबाइट में आपका 124, ठीक है, तो 1024 मेगाबाइट होता है, बाइट्स होता है। ठीक है, बाइट आपका बाइट्स, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होता है, बाइट्स। ठीक है, याद रखिएगा।
क्लियर से को। तो 1 गीगाबाइट में आपका 1024 मेगाबाइट्स होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे। राइट आंसर का वर्ष 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी, बताइए। वर्ष 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 249.60 थी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, वर्ष 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय आपकी 249.60 थी। ठीक है, या वर्ष 2015 में आपकी कितनी पहुंच गई है, तो 88,533 तथा वर्ष 2018 में आपकी एक 10 लाख नहीं 2018 में जो आपकी पहुंच गई 1,12,835 हो गई। ठीक है, क्लियर है, जो कि वर्ष 1947 में 249.60 थी। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 47 में बताने की कोशिश करेंगे। सत्तर का काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? देखिए, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना आपकी शिव प्रसाद गुप्त ने की थी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। कब की गई थी इसकी स्थापना, तो आपकी राइट पूछा जाएगा तो आपको बता देना 1921 में हुई थी। ठीक है, उन्होंने वाराणसी में भारत माता मंदिर भी बनवाया था। वर्तमान में यह एक आपका विश्वविद्यालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 48 में बताइएगा। राइट आंसर का वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी, बताइए। वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी, देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 18.33%। ठीक है, मतलब 3-3% जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर आपकी 18.33% थी। ठीक है, वर्ष 2011 में यह जो आपकी 73% हो गई थी। वर्ष 1951 में आपकी 27.16% पुरुषों तथा महिलाओं की जो थी आपकी 8.86% साक्षरता दर थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो वर्ष 1951 का पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा 18.33%। ठीक है, 2011 का पूछेगा तो बता देना 73% हो गई थी। ठीक है, और 1951 में जो था ना, 1951 में से 18% जो था, इसमें से आपका जो 27.16, मतलब ये तो आपका 100% समझ के चलो। इसमें से जो है इसके परसेंट में से निकालेंगे तो 27.16% पुरुषों की थी और 8.86% किसकी थी, तो महिलाओं की साक्षरता दर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49 नंबर, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। उत्तर प्रदेश जो है किसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, केले का है, अमरूद का है, आम का है, पपीते का है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जो आपका देखिए आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यहाँ पे हो जाएगा। जो आपका ये वाला मतलब सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को, क्लियर है। उत्तर प्रदेश देखिए गन्ना, गेहूं तथा आलू के उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान रखता है। ये बात भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, सिर्फ आम में नहीं, गन्ना में, गेहूं में, आलू में, इसमें भी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पहले नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आम दिया गया तो आपका आम सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा, बताइए। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, या मध्य प्रदेश है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही तो। ठीक है, वर्ष 2018 में भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, दूसरा स्थान आपका राजस्थान का तथा तीसरा स्थान आपका झारखंड का है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर, चैनल पर पहले होते चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे। आप सभी को क्लास कैसी लगी है। ठीक है, अगर इस क्लासेस पे जो है रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं कल से कोशिश करूंगा कि जो आपकी बड़ी क्लासेस आती थी बड़ी क्लास आएगी। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो जो क्लास छोटी है छोटी रहने वाली है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बड़ी होगी, जैसे चल रही है 25-25 क्वेश्चन की वैसे ही चलेगी। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आज क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।